राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। राजस्थान के सीकर में उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देश के करोड़ों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हालिया बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बावजूद गहरी नींद में सोई हुई है। दिल्ली विधेयक पर केंद्र को मिला जगन मोहन रेड्डी का साथ, संसद में बिल के समर्थन में वोट करेगी वाईएसआरसीपी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पंचगंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक दिन बाद विभिन्न विपक्षी दलों के नेता जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आज काले कपड़े पहने नजर आए। उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की अनुमति नहीं देने और उनके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं करने के लिए ट्रेजरी बेंच के विरोध में ऐसा करने का फैसला किया। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शर्मा ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति ने भारत को बदनाम किया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्राट को छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद तिहाड़ की केंद्रीय जेल संख्या 2 में भेजा गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को आदेश दिया है कि दमकल विभाग की एनओसी के बिना चल रहे कोचिंग सेंटर को 30 दिन के भीतर बंद किया जाए। पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर ही किसानों को बीज भी मिलेगा और खाद भी। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरे मशीनें भी इस केंद्र पर मिल सकेंगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आज सीकर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त भी जारी की। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा
एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहाँ के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहाँ किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज फिर एक बार हमारे कृषि के इतिहास में ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, हमारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, एफपीओज, कृषि अनुसंधान संस्थान, सीएससी पर बैठे हुए करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। सारा देश इस बात का साक्षी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश का कार्यभार संभाला तब से उनकी प्राथमिकता रही है गांव, गरीब और किसान की प्रगति, उसके घर में खुशहाली। और इसलिए आप सब ने महसूस किया होगा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, नवाचार बढ़े, तकनीक का समर्थन हो, छोटे किसान की ताकत बढ़े, छोटे किसान की आमदनी बढ़े और हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो और देश के विकास में उसका अधिक से अधिक योगदान हो सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में आरंभ की गई हैं। अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा 14-15 में कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया होता था। आज 5 गुना से अधिक बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपया कृषि मंत्रालय का बजट है। ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता का परिचय अपने आप में देता था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में द्रौपदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट द्वारा आयोजित द्रौपदी महोत्सव को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की अध्यक्ष को हार्दिक शुभकामना। उन्होंने कहा कि द्रौपदी के जीवन चरित्र से हम समाज की महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सम्मान, गौरव, संयम से नई प्रेरणा का संचार कर सकते हैं। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री द्रौपदी महोत्सव, जिसकी यात्रा को 20 वर्ष हो चुके हैं, मैं इसके लिए इस द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरा मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विरासत और हमारे आध्यात्मिक धर्म के संदेश के साथ द्रौपदी के जीवन, उनके चरित्र के बारे में देश को अवगत कराने का काम किया। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। द्रौपदी के जीवन चरित्र के बारे में और द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के बारे में सुना तो मेरी उत्सुकता हुई। रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर राम के बारे में, सीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में और विभिन्न जो उस समय महाभारत से लेकर रामायण से लेकर जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सबके बारे में अपने अपने विचार, उनके विचारों को, उनके उस समय संदेशों को, उनके आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन को हम सब ने समय समय पर सुना था। लेकिन मेरी उत्सुकता थी कि द्रौपदी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और द्रौपदी के जीवन चरित्र से इस समाज के महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सम्मान, गौरव, संयम रहना और किस तरीके से परिवार को संभाल कर चलना और उनके आदेशों की पालना करना, कितना उस समय उन्होंने अपने जीवन को परिवार के प्रति समर्पण किया और जो परिवार ने वादा किया, जो निर्णय किया, उस निर्णय की पालना की। उनके जीवन चरित्र को जितना अध्ययन करते हैं, जितनी उनके जीवन दर्शन को पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि उनके जीवन दर्शन से आज के वर्तमान समाज के अंदर
हम महिलाओं में नई प्रेरणा ला सकते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी विरासत, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज के अंदर उस ज्ञान दर्शन की दिशा से व्यक्ति को जीना और उस ज्ञान दर्शन से लोगों को जीनों की सत्य नैतिकता का मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। आज यही हमारी शक्ति और सामर्थ्य दुनिया के अंदर कि हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी विविधता, हमारी कल्चर, हमारी लोकतंत्र प्रणाली के साथ हमारे कार्य व्यवहार में लोकतंत्र, ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश के अंदर हमारी सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म को कई पीढ़ियों तक समाप्त करने का काम किया। लेकिन हमारी पीढ़ियों को के कई प्रयासों के बाद भी न भारत की संस्कृति समाप्त हुई, न भारत का आध्यात्मिक ज्ञान समाप्त हुआ और न हमारी विरासत को कोई मिटा सका। जितने हम पर आक्रमण हुए उतने ही भारत के अंदर हमारी विरासत, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी संस्कृति और वैभव होती चली गई। और यही कारण है कि आज भारत का समृद्ध गौरवशाली इतिहास भी है और हमारी गौरवशाली विरासत भी है। और हम सब हमारी गौरवशाली विरासत, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति पे गर्व करते हैं और दुनिया भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, आंतरिक चेतना के माध्यम से काम करना, हमारे कई सारे पहलुओं जो दुनिया आज मान रही है। आज योग दुनिया मान रही है, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति मान रही है। जितनी भी हमारी पुरानी विरासत पद्धति थी, उन विरासत पद्धतियों पर आज दुनिया आ रही है। ये हमारी गौरवशाली इतिहास की हमारी सामर्थ्य और शक्ति है। और इसीलिए आप जैसे लोग जो समय समय पर हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारे पुराण के बारे में, महाभारत के अलग अलग चरित्र के बारे में, आप जैसे लोगों ने समाज को एक नया दर्शन देने का काम किया है, जिसके कारण विशेष रूप से मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आपने द्रौपदी पर पूरा अनुसंधान किया, रिसर्च किया और द्रौपदी के उस जीवन के उस कालखंड को आज की परिस्थिति के अंदर महिलाओं को प्रेरणा मिले, इसके लिए आपका काम बहुत सराहनीय है। मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बेंगलुरु में आज IYC के महाधिवेशन के दूसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा योजना क्रियान्वयन और चुनौतियां विषय पर देश भर से आए युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में अगर आना है तो विचारधारा से जुड़े। आगे उन्होंने महंगाई पर बात करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई चिंता का विषय बन चुका है। साथियों, मैं श्रीनिवास जी को, उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कि इतना भव्य आयोजन बेहतर भारत की बुनियाद रखने के लिए रखा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह युवक कांग्रेस का महामंत्री था प्रदेश में। मेरी शुरुआत हुई जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में। मैं विधायक बना और फिर प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री बना। लेकिन मैं स्वीकार करना चाहता हूं, छात्र जीवन में मैं कभी राजनीति में नहीं रहा। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, 4 गेम्स में यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी रहा, स्कॉश रैकेट्स में नेशनल लेवल पर रैंकिंग में था। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों ने मुझे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने यूएस जाने वाला था, मुझे मजबूरी में अपने घर आना पड़ा। और जब कोई नौजवान 20-22 साल का 8-10 हजार के गांव में जाके बस जाता है और वो व्यक्ति जिसको कि राजनीति से कोई लेना देना ना हो, अचानक नगर पालिका चुनाव हुए और सब लोगों ने मिलकर मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया और वहां से मेरी शुरुआत हुई राजनीतिक यात्रा की। मैं कांग्रेस में प्रवेश हो गया। जब भी मेरे पास कोई नौजवान मिलने आता है तो मैं उससे एक ही बात करता हूं कि तुम राजनीति में क्यों आना चाहते हो? पद के लिए, शोहरत के लिए या पैसे के लिए? राजनीति में अगर आना है तो विचारों से जुड़ो, विचारधारा से जुड़ो। जब तक विचारधारा से नहीं जुड़ोगे, राजनीति में तुम सफल नहीं होगे।
और उनको मैं ये सारी किताबें कहता हूं कि पढ़ो, अध्ययन करो। और पूरे देश में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय हो चुका है। और इसी के साथ साथ जिस भारतीय संविधान का बहुत अच्छा स्वरूप हमारे विनय महाजन जी ने आज हमारे सामने रखा है, बात वही है कि भारत क्या है। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए, उन्होंने कहा कि इस देश को आजादी कैसे दिलाई जाए। उन्होंने कहा तुम पहले भारत की आत्मा को समझो, यात्रा करो, जाओ, लोगों से मिलो, मिलकर पता लगाओ कि ये भारत है क्या। मैं आपसे इतना ही कहने आया हूं, आप सब लोगों ने यहां पर आकर आज बेहतर भारत की बुनियाद आप रखने आए हैं। और बेहतर भारत की बुनियाद आप तभी रख पाएंगे जब आप धार्मिक सर्वधर्म समभाव का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, आज हम लोगों को पूरी कोशिश करनी है, हम लोग मिलजुल कर राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मिलकर युवा शक्ति को मजबूत करें, घर घर जाएं, इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लागू करें। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारी बुनियाद है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी कर्नाटक के कांग्रेस कमेटी को, युवक कांग्रेस कमेटी को और श्रीनिवास जी, ये युवा शक्ति को आपने यहाँ पर एकत्रित कर मुझे आने का अवसर दिया। मैं विनय महाजन जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए आप सबके खुशामदीद और उज्जवल भविष्य की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा कार्यालय नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी द्वारा जारी वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी एक संवेदनशील मामले में चर्चा नहीं चाहती, जबकि बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि नाम से नहीं, काम महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे विश्व में पीएम मोदी का सम्मान हो रहा है और भारत विश्व में ताकत के रूप में उभर रहा है। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने वही बातें की हैं जो पहले भी करते रहे हैं। राहुल गांधी जी का मानना है कि देश में विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। अगर सही मायने में देखा जाए तो देश में विचारधाराओं की लड़ाई नहीं चल रही है। एक और विकास धारा है और दूसरी ओर परिवार की धारा है। एक और विकास किस प्रकार आगे बढ़े, देश किस प्रकार आगे बढ़े, इसकी चिंतन है, तो दूसरी ओर किस प्रकार परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा सके, इसकी चिंता है। तो स्वाभाविक रूप से विचारधारा को आगे बढ़ाने की लड़ाई कतई नहीं है। राहुल गांधी जी ने मणिपुर के लिए जिस प्रकार से आज बयान दिया है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक संवेदनशील मामले में चर्चा नहीं चाहती है। कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इससे कैसे लाभ लिया जा सके, उसकी चेष्टा में कांग्रेस पार्टी लगी है। देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के गृह मंत्री एक क्षेत्र में 3 दिनों तक प्रवास उन्होंने किया। पूरे विषय को समझने के पश्चात जब पार्लियामेंट के सेशन में माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से खड़गे साहब को चिट्ठी लिखकर सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, कैसी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को लेकर हर विषय पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर तैयार है, लोकतंत्र के मंदिर में तैयार है, मगर उसके बावजूद चर्चा नहीं होने देना, एक सॉल्यूशन और चर्चा के माध्यम से शांति बहाली, यह कोशिश राहुल गांधी जी की नहीं है, यह कोशिश कांग्रेस की नहीं है। नाम में इंडिया क्या डाल दिया है, राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि चुनाव ही जीत गए। नाम से नहीं, काम से होता है, इसलिए काम महत्वपूर्ण है। और आज पूरे विश्व में आप देख लीजिए, पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं आज मोदी जी के गले लग रहे हैं, मोदी जी को मान रहे हैं, मोदी जी को सम्मान रिसीव कर रहे हैं, और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को और भारतीयों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है?
भारत के प्रति, हमारे सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति ये सम्मान की भावना इसलिए है क्योंकि जितने भी विदेशी देश हैं, इनको पता है, इन राष्ट्राध्यक्षों को पता है कि 24 के चुनाव में आएगा तो मोदी ही। उनको पता है संबंध ठीक रखना है ताकि भविष्य में इन्वेस्टमेंट और देश के साथ जो बिजनेस होने वाला है वो इन्हीं के माध्यम से होगा और भारत विश्व में एक ताकत के रूप में उभर रहा है। इसी कारण से केवल मोदी जी नहीं, मोदी जी के माध्यम से 135 करोड़ भारतीयों की सम्मान की बात आज तमाम देश, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो कर रहे हैं। बंधुगण, ये लड़ाई साधारण नहीं है। हमारी लड़ाई नाम से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने देश में सबसे सस्ता 500 रुपए में सिलेंडर दिलाने के वादे को निभाते हुए आज लाभार्थी संवाद में पुनः इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत एक बटन दबाकर 36 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे 155 करोड़ से अधिक राशि हस्तांतरित की। संपूर्ण राज्य में 1 अप्रैल 2023 से यह योजना लागू की जा चुकी है। महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। जब से हमने फैसले किए, जो वादे किए थे, बजट घोषणा की थी, उसी के अनुरूप आज राजस्थान में वो घोषणा पूरी हो रही है। और 19 जिले बनाए हम लोगों ने, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आने वाले वक्त में आप देखेंगे कितना फायदा मिलता है उनसे। वो अपना आप में बड़ा फैसला था। आने वाले वक्त में जो हम कहते हैं 2030 तक राजस्थान मिशन राजस्थान, विजन राजस्थान 2030, उसके भी अपने मायने हैं। और उसी रूप में हम लोगों ने फैसला किया है कि जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। इतना कहना चाहूंगा कि जो वादे हमने किए थे, 10 वादे किए थे महंगाई शिविरों के अंदर, आपको जान के खुशी होगी 8 गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने। और गारंटी दी वो संख्या है 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 10 में से जो है आज स्कीम हमारी लागू भी हो चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। खाली आपकी अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो 15 अगस्त से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमने वादा किया था उसके अंदर। और पशुधन बीमा जो है वो उसकी गारंटी हम लोग बाकी 40 इंश्योरेंस कंपनी से जल्दी पूरी करेंगे। बाकी तमाम गारंटी जो आपको दी गई थी गैस सिलेंडर की, जिसके लिए आप आज इस प्रोग्राम जुड़े हैं, या निःशुल्क बिजली हो, 100 यूनिट बिजली हो, 2000 यूनिट किसानों के लिए हो, और महात्मा गांधी के नाम नरेगा में हमने 125 दिन कर दिए हैं। शहरी रोजगार योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। आप कल्पना कीजिएगा कि पेंशन जो है, पेंशन अपना आपके अंदर जिस रूप में हम लोग बांट रहे हैं, एकल नारी को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, वो लगभग 1 करोड़ लोग हैं प्रदेश के अंदर। हमने अभी मिनिमम उनका 1,000 कर दिया है। और शायद आपको मालूम पड़ा होगा, उनके लिए असेंबली के अंदर कानून बन गया है, मिनिमम गारंटी कानून बन गया है। इसका मतलब है कि मिनिमम गारंटी एक्ट पहला है राजस्थान में। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर मिनिमम गारंटी एक्ट बना है। आप सब लोगों को, जो लाभार्थी यहाँ आए हैं या वीसी से जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका हक था जो राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केवल गैस के सिलेंडर, 1 सिलेंडर और 1 चूल्हा देने का काम किया था, लेकिन जब गरीब को आप सिलेंडर दे रहे हो और चूल्हा दे रहे हो, उसके बाद में अगर उस सिलेंडर को 2 महीने बाद में जब वो खाली हो गया तो उसकी भरने की अगर व्यवस्था नहीं दे रहे हो, तो आप केवल उसके घर में इतनी सी जगह गरीब की होती है, उसको घर की जगह को रोकने का काम कर रहे हो, न कि उसको धुएं से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा और 10 गारंटियां दी। उसके साथ में एक गारंटी ये भी दी कि 500 रुपए में आपको उज्ज्वला योजना में जितने भी कनेक्शनधारी हैं उनको सबको और बीपीएल वालों को सिलेंडर मिलेगा। और 1 साल में 12 सिलेंडर का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार जब आपने आशीर्वाद देकर के बनाई तो सबसे पहले 14,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद में किसानों के लिए अलग से बजट देकर के जो राजस्थान का बजट अब तक होता था उसको दुगुना करने का काम किया।
और कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया और उसके बाद में अब की बार आपने देखा होगा कि 10 तरीके की गारंटी दी। बड़गांव जिला कटनी में विकास पर्व के अवसर पर आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने 313 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों व निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हैंडपंप और कुएं का पानी नहीं, नल की टोटी से घर घर पानी आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 13 करोड़ 28 लाख से बहोरीबंद जलाशय का पुनः निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि पानी सीधा खेतों में जा सके। आज का दिन बड़गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 313 करोड़ 23 लाख रुपए की 4 नवीन योजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। ये इलाका पठार का इलाका, पीने के पानी के लिए यहाँ माताओं बहनों को 5-5, 7-7 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता था। मेरी बहनों, अब हैंडपंप का पानी नहीं, अब कुएं का पानी भी नहीं, अब तुम्हारे घरों में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। कटनी जिले के 159 गांव, रीठी के 109 और जनपद कटनी के 50 गांव इससे लाभान्वित होंगे। मैं अपनी लाडली बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। किसान भाइयों, बहोरीबंद जलाशय की नहरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है 13 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से, ताकि पानी सीधे आपके खेतों में जाए। ITI भवन और बालक बालिका छात्रावास बनाए जा रहे हैं और सलीमनाबाद का तहसील का कार्यालय भी बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, इस सबसे भी आगे बढ़ के आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, ये इलाका, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था तो हमने कर दी, लेकिन आज बड़गांव में आप सबको खुशखबरी लेके आया हूं। हमने बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना 1011 करोड़ 5 लाख की स्वीकृत कर दी है और इस परियोजना से लगभग 80,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस योजना से बरगी का पानी हमारे यहाँ आएगा। तहसील कटनी के 5 गांव, बहोरीबंद के 86 गांव, रीठी के 17 गांव और सलीमनाबाद के 43 गांव में सिंचाई की व्यवस्था होगी। बोलिए नर्मदा मैया की। शायद बड़गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। मैं हेलीकॉप्टर से उतरा तो वहां से यहां तक जनता ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मेरी बेटियों ने, लाडली बहनों ने भी फूलों की वर्षा की है। मेरी बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है। मेरा संकल्प है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। और इसलिए एक नहीं कई योजनाएं बहन और बेटियों की जिंदगी बदलने के लिए बनाई। एक दर्द मेरे मन में है, ये लाडली बहना योजना नहीं है, ये बहन और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। जिंदगी बदलना है। बच्चों की 1 लाख नौकरियों पे भर्ती हो रही है, स्वरोजगार के लिए अलग लोन, और कोई कंपनी में काम सीखने जाएगा तो काम सीखने के बदले मामा हर महीना 8,000 दिलवाएगा, ताकि बेटा बेटी की जिंदगी भी सुधरे, उनकी जिंदगी भी बदले। ये अपनी सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और बड़गांव में उप तहसील बनाई जाएगी। इतना बड़ा कार्यक्रम आज बड़गांव की इस धरती पर संपन्न हुआ है। इसे बड़गांव को भी हम सौगात देने का काम करेंगे। बड़गांव के हर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय भी प्रारंभ किया जाएगा और इसके साथ बाकल हायर सेकेंडरी स्कूल का नवीन भवन बनाया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम